हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज ऋतुचर्या। ठीक है, तो इट्स इज़ फॉर फर्स्ट ईयर एज वेल एज दी सेकेंड ईयर में ऋतुचर्या जो है चरक सूत्र स्थान में है। ठीक है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये स्वस्वत में भी पूछी जाती है, तो हमने इसको स्वस्वत से लिया क्योंकि ये सुश्रुत, चरक एंड देन अष्टांग हृदय तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ऋतुचर्या को समझने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। वो है एक आपका काल। कालवर्ड होता क्या है, कालवर्ड को समझने की कोशिश करेंगे हम एक के बाद एक। तो यहाँ पर जब काल को समझेंगे तो कालो ही नाम भगवाना स्वयंभू आदि मध्यम निधनो अत्र, कि भगवान को जो काल है उसको भगवान कहा हुआ है, स्वयंभू बोला हुआ। जब आप इसको पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, उसको इसको कहीं ना कहीं इसको स्वयंभू कहा हुआ है। काल का वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, उसको आपको यहाँ से आप उसको लिख सकते हो। तो कालो ही नाम भगवान है स्वयंभू आदि मध्यम नियत्र, कि किसी से उत्पन्न ना हो, आदि मध्यम अंत हो, कि काल जो टाइम है उसका कोई स्टार्टिंग नहीं होती है, ना कोई मिड होता है, ना कोई अंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस बोला गया है आगे कि रस आदि जो होती है। ठीक है, रस आदि यहाँ पर जो है उसका संपत्ति विकृति और मनुष्य का जीवन वर्ण काल के अधीन है। ठीक है, तो सभी ना कहीं काल एक सूक्ष्म पल तक भी नहीं ठहरता कि अपन बोले कि एक सेकंड तक अपन किसी टाइम को रोक दें, तो हम उस चीज़ को नहीं रोक सकते। यहाँ पर उस चीज़ का वर्णन मिलता है कहीं ना कहीं। आगे जो काल का विभाजन है, ये आपको कहीं ना कहीं पीवी में, मतलब पदार्थ विज्ञान में आपको इनका वर्णन मिलने को देखने को मिलेगा। इसको मैं याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। इसको अपने को एक वर्ड टू वर्ड याद करना है, जैसे मात्रा, काष्ठ, कला, नाड़ी, मुहूर्त, फिर याम, दिन, रात, पक्ष, फिर मास, फिर ऋतु, और फिर अयन, और फिर वर्ष। ठीक है, इसमें कुछ नया कैसे बताया मैंने वो मैं बता देता हूँ। आपको एक सीक्वेंस याद करना है, जैसे कि एम याद कर लेना है सबसे पहले, अभिनिवेश करके, उसके बाद में एम से मात्रा। ठीक है, फिर के से कास्ट और के से कला, तो 2 के कर लेना, के से कास्ट और के से कला। ठीक है, उसके बाद ये दोनों हो चुके हैं अपने, फिर अपन आएंगे कला के बाद में नाड़ी। ठीक है, एन कर लेना यहाँ पर, आप लिखते जाना इसको, K2M, K2N। ठीक है, उसके बाद फिर एम आएगा, फिर वाई। ठीक है, एम से आएगा मुहूर्त और वाई से आएगा याम। ठीक है, दिन और रात। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हो डे और नाइट करके, डे और नाइट करके भी इसको याद कर सकते हैं, या फिर माई डी एन, है ना, यहाँ पर आप अलग से कर सकते हैं, M K2N, M K2N माई DNY, DN मतलब गुड नाइट। ठीक है, डे एंड नाइट। फिर पक्ष, मास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, PM, PM। ठीक है, और ऋतु और अयन, तो RA और S। ठीक है, अब इसको पूरी को अपन यहाँ से इतना तो आपको एज इट इज अलग से याद कर लेना कि K2M2। फिर यहाँ पर आप सोच सकते हो कि माई मतलब मेरा, DNA, PM रात, और सजे, ऐसा कुछ, या फिर ऐसा जैसा आप ट्रिक बना सको वैसा। पर आप इसको एक याद करने के लिए बहुत अच्छा से हो जाता है कि M2, MK2N माई DN, M PM RAS। ठीक है, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। फिर उसको याद करने का आगे से इसकी जो वर्डिंग है उसको कैसे याद करोगे, उसको याद करने के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा, कि जैसे कि आप यहाँ पर 15 लिखना, मात्रा जो मात्रा होगी वो 15 होगी, फिर इसका हाफ करेंगे तो कितना, 30। ठीक है, 30 का इसके मिड कितना आ रहा था, 20 यहाँ पर इतना याद हो जाएगा। फिर इसका 20 में से 0 हटाओगे तो 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 4। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2, 3, और फिर यहाँ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 4, फिर आएगा 15, 2, 2, 3 और 2। ठीक है, इतना को याद करने का फिर एज इट इज नहीं रहेगा, पर आप नाम भी एज इट इज एक के बाद एक बार नाम भी लिख देते हो, क्या इसकी ट्रिक अब याद हो ही जानी चाहिए वैसे। क्या हो जाएगी याद, MK2N माई, ठीक है, DN PM रास। ठीक है, रासलीला भी कह सकते हो कि PM ने रासलीला करी मेरे DNA से। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ऋतुचर्या की निरुक्ति सबसे मेन अपना कंटेंट यही हो रहा है कि ऋतुकाल, ऋतुकाल यहाँ पर ऋतु और चर्या 2 शब्दों से बना है। ऋतु का अर्थ होता है काल, जो कि अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर चर्या के बारे में डिस्कस करना है। ऋतु एक काल का पर्याय है, जो कि अपन ऊपर देख चुका है। ऋतु मतलब कोई आपको पीजी इंटरेस्ट में या फिर अभी जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग आपको पूछे कि आखिरकार ऋतु का मतलब क्या होता है, तो ऋतु का मतलब होता है काल। ऋतुकाल विभाग,
और ऋतु और काल क्या होता है, ऋतु काल जो होता है वो विभाग मतलब कि बंटवारे का काम करती है। ऋतु काल विभाग भी है कि दोनों को इक्वल नहीं माना है, कहीं ना कहीं किसी आचार्य ने इसको नहीं माना। अब बात करते हैं हम चर्या की। तो चर्या मतलब होता है, चर धातु होती है, मतलब चर मतलब गति या भक्षण करना। चर्या शब्द का अभिप्राय होता है विहार या भक्षण आधार। आहार मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को खाना या चीज़ों को करना, ये सब यहाँ पर बनता है। चरण अर्थात होता है चरण से उत्पत्ति, चरण इहलोक और परलोक से फलपाद्य चर्या है। ठीक है। उसके बाद ऋतुचर्या की बात करें तो ऋतुचर्या क्या होती है कि ऋतु के अनुसार आहार विहार का पालन करना ही ऋतुचर्या होती है। ऋतु मतलब होता है काल और चर्या मतलब होता है आहार और विहार या जो आप काम चरण कर रहे हो। तो वहाँ पर क्या होगा कि काल के अकॉर्डिंग उसका पालन करना, उसके अनुसार रहना, वो कहीं ना कहीं क्या आएगा, ऋतुचर्या। ऋतुचर्या ऋतुचर्या, हाँ, ये शूद्र स्थान टलहन ने बोला हुआ है। काल विभाग में बात करूं मैं आपको तो इसके दो विभाग में इसको डिवाइड किया है, दो अयन जिसको बोल सकते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। और उसको डिवाइड करने के दो कारण हो सकते हैं, तीन ऋतु, सॉरी यहाँ पर अपन इसको लक्षण के आधार पर बात करें, शीत उष्ण और वर्षा, चंद्र और सूर्य के मार्ग के गमन पर। कोई आपसे अब आयुर्वेद के स्टूडेंट से कोई आपसे पूछे कि आखिरकार जो यहाँ पर काल विभाजन में दो अयन ही क्यों है, उत्तरायण और दक्षिणायन, आगे यहाँ पर अपन बात करेंगे, है ना। तो ये दो अयन ही क्यों है, उत्तरायण और दक्षिणायन क्यों है, तो इसके दो रीजंस हैं। एक रीज़न होता है कि यहाँ पर शीत ऋतु, शीत, इसके लक्षण जो होते हैं शीत उष्ण, ठीक है, और अपनी वर्षा से इसको अपन ने क्या कर लिया, मतलब अपनी वर्षा मतलब रेन ऑब्वियसली, और ठीक है, मतलब दो कारण होते हैं, एक तो शीत एस से डिनोट कर देता हूँ, शीत को मैं, उष्ण को यू से, और फिर वर्षा को वी से, ठीक है। और दूसरा रीज़न यह रहता है कि अपन उसको मून की या फिर सन की, दोनों की डायरेक्शन से उसका पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे अपन आगे देखेंगे उसको। उत्तरायण और दक्षिणायन दो काल रहते हैं, ठीक है। उत्तरायण को पर्याय क्या होता है, आदान काल। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछ ले कि आदान काल क्या, उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है, तो आप उत्तरायण पे जाइए। अब इसको आप याद रखने के लिए इसे ऐसे याद रख सकते हो कि उत्तरायण मतलब कि उत्तर से हम आदान, किसी भी चीज़ को लेने के लिए हम उत्तर मतलब सीधा हाथ, राइट, ठीक है, राइट हैंड पहले इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मतलब आदान काल हो सकता है, ठीक है। परिभाषा इस प्रकार है कि श्लोक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको टीका के अंतर्गत लिया हुआ है, तो श्लोक करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसको अच्छे से हिंदी याद करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जब सूर्य का गमन उत्तर दिशा से प्रारंभ या आरंभ होता है, ठीक है, उस काल को उत्तरायण काल कहा जाता है। उत्तरायण काल को आदान काल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आदान काल भी कहीं ना कहीं उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय वाले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि उनकी बुक में यही लिखा होगा, फर्स्ट सेकेंड पेज पे ही लिखा हुआ है ये चीज़। तो पृथ्वी के जो स्नेहांश एवं प्राणियों को बल को खींच लेने से, इस कारण इसको जो आदान काल कहा जाता है कि कहीं ना कहीं क्या करता है कि यहाँ पर ये जो होते हैं ये जो प्राणी के अंदर स्नेहांश मतलब कि जो फ्लूइड इंटेक अपन ज़्यादा करते हैं उसको कहीं ना कहीं ये कंजर्व कर लेते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो याद रखना। जैसे कि आपने इस ऋतु में आदान काल में देखोगे शिशिर ऋतु, फिर आता है आपकी वसंत ऋतु, फिर वसंत ऋतु के बाद में आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु। क्या आती है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो आपको पता होगा गर्मियों में अपने पानी का कंजप्शन, आपने वो ऐड देखा होगा ग्लूकोज का कि सबसे ज़्यादा वो ग्लूकोज वाला एक बच्चा दौड़ता रहता है तो सन उसके अंदर से एनर्जी खींचता है, फिर चक्कर का गिर जाता है, तो वो जो होगा ये ग्रीष्म ऋतु में होगा। पर इससे सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा कि अपने अंदर से स्नेहन की कमी शिशिर ऋतु में होती है, फिर उससे ज़्यादा होती है वसंत में, फिर उससे ज़्यादा हो जाती है कहाँ पर, ग्रीष्म ऋतु में। तो प्राणियों में स्नेहांश की कमी होना कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, शिशिर ऋतु से, और इसी शिशिर ऋतु से जो हमारा बल है उसका भी क्षय होने लग जाता है। तो सबसे पहले बल क्षय होगा शिशिर ऋतु में, फिर उससे ज़्यादा होगा वसंत ऋतु में, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। इसी प्रकार अग्नि का भी, तो अग्नि में जो हमारे अग्नि का जो क्षीण होने या मंद होने लग जाती है शिशिर ऋतु में, फिर वसंत ऋतु में उससे ज़्यादा क्षीण होने लग जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में उससे ज़्यादा क्षीण ऋतु मतलब हमारी जो है जो अग्नि है वो क्षीण हो जाती है। आगे आप इसी चीज़ को देखोगे और इसके अंदर अपने को तीन चीज़ें या तीन रसों की बात हो सकती है जो कि डोमिनेंट रहते हैं, और अपने को पथ्य में वही लिखने हैं और अपथ्य में इनके अपोजिट रसों का वर्णन करना है। क्योंकि दो पॉइंट अपने आते हैं एक पूरी ऋतु को डिटेल में समझाने के लिए कि पथ्य है अपथ्य है, क्या नहीं है।
ठीक है। अभी मैं आपको एक 5 नंबर के लिए 10 नंबर के लिए एक टॉपिक बताऊंगा आगे की शिशिर ऋतु या हेमंत ऋतु में किस तरीके से अपन उसको एक डिकोड कर सकते हैं कि अपने को वो जल्दी समझ में आए, या फिर सामने वाले को पूरे हेड टू हेड अपने को समझ में आ जाए कि अच्छा ये पत्य अपत्य उस तरीके से किसे उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। वैसे तो उत्तरायण काल की ऋतु जो है यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। तो आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ऋतु का आना चाहिए टेबल, ठीक है, कि कितनी वहाँ पर होती है ऋतु। ठीक है, मैं आपको लेके जाता हूँ नीचे। यहाँ पर ऋतु के बारे में आपको ये वाली टेबल आपको याद कर लेनी है पूरी तरीके से। ठीक है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद और हेमंत, लास्ट में थोड़ा सा कट हो गया, हेमंत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है तो आपने शायद फर्स्ट ईयर वालों ने याद कर लिया होगा अभी तक। तो फर्स्ट जो श्लोक है मैंने सबसे पहले अपने वीडियो में बता भी दिया इसको, बहुत पहले का, फर्स्ट 1 साल हो चुका उसको डाले हुए को, इस वीडियो को। तो आप वहाँ पर देखा होगा कि 6 रसों का वर्णन होता है। तो आपको एक यहाँ से उल्टे तरीके से उस वर्णों का एक एक करके बताना है, क्योंकि 6 ऋतु होती है और 6 ही हमारे रस होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ लिखना है मधुर, फिर एक गेप देनी है और यहाँ लिख देना है अम्ल, फिर ये यहाँ लिख देना लवण, फिर यहाँ कटु, फिर यहाँ लिख देना है तिक्त और यहाँ लिख देना है कषाय। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तो हेमंत का जो है वो आपका ऋतु का अकॉर्डिंग रसों का वर्णन आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर से, जो ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो इस ऋतु में जो बताया हुआ ये रस के बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन सीक्वेंस देखें तो हेमंत में मधुर, फिर यहाँ आ जाएगा अम्ल, फिर लवण। ठीक है, तो 3 ऋतु हो गए। फिर वो कटु, तिक्त ऊपर और कषाय यहाँ। फिर यहाँ जाएगा शिशिर ऋतु, यहाँ जाएगा वसंत ऋतु, यहाँ जाएगा आपकी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, अब यहाँ देखें ग्रीष्म ऋतु के सामने कटु है, फिर यहाँ पर कषाय है और यहाँ पर तिक्त है। कैसे करा अपन ने? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। अपने जो सीक्वेंस अपन ने पहले याद करा था, बस हमने उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, अब ऊपर देखिएगा यही सीक्वेंस आपको मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको कटु, फिर मिलेगा आपको कषाय, फिर मिलेगा आपको तिक्त। ठीक है, फिर अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये माघ वगैरह ये वगैरह राशि वगैरह नहीं याद करनी है अपने को। सिर्फ जो याद करना वो बता देता हूँ। माघ, फाल्गुन, ठीक है, चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक होती है कि माघ ने फाल्गुन मास में, ठीक है, गुल्फी खाई। ठीक है, माघ ने फाल्गुन मास में क्या करा? गुल्फी खाई। ठीक है, और चित्र देखकर एक वैशाख रूप धारण कर लिया। ठीक है, माघ ने फाल्गुन महीने में गुल्फी खाई और चित्र देखकर वैशाख रूप धारण कर लिया, और जेठ और आषाढ़ में उस जो है जो उसने जो रूप धारण करा था उसको त्याग दिया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि माघ ने फाल्गुन में गुल्फी खाई, चैत्र और वैशाख में क्या करा? चैत्र वैशाख में एक रूप धारण किया और जेठ और आषाढ़ में उस रूप को छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, और सिर्फ सीक्वेंस से इन ऋतुओं के बारे में लिख देना, और सामने यहाँ लिख देना माघ, फाल्गुन, फिर यहाँ लिखना चैत्र वैशाख में एक रूप धारण करा, जेठ और आषाढ़ में उस रूप को उन्होंने त्याग कर दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा अपने को बस अब लिखने हैं कि लक्षण क्या होते हैं। अब अष्टांग जो फर्स्ट ईयर वाले देख रहे होंगे वो अपनी बुक में एक बार चीज़ को टिक कर लीजिए कि वहाँ पर इस श्लोक का वर्णन मिला हुआ है। कुछ नहीं करना है, अपने जो ऊपर पड़ा हुआ पहले वही बता देना है कि यहाँ पर सूर्य जो उत्तर दिशा से उगता है, क्योंकि हमको आदान काल पता कैसे लगेगा कि आदान काल है, तो उत्तर दिशा की ओर जो है सूर्य का चलन होगा, जिसमें दक्षिण दिशा की ओर गमन होता है, वो होता है अपना विसर्ग काल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है? अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण होती, वायु जो होती है उष्ण रूक्ष होती, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं होता है वात की प्रधानता रहती है। ठीक है, भूमि जो होती है, भूमि का सौम्य क्षीण हो जाता है धीरे धीरे। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ऋतु में अंतर्गत इसमें 6 मास बताया हुआ है। फिर हमारे दक्षिणायन की बात करें तो ऑलरेडी अपन इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि सूर्य का गमन जो होगा वो दक्षिण में होगा और उत्तरायण में उत्तर की ओर होगा। इतना सा डिफरेंस में भी पूछे तो अपन ये लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि प्राणियों का बल, आप्य अंश, उत्पत्ति, वृद्धि विसर्ग काल में होती है। कैसे होती है? मैंने आपको इसके पहले वाले में कैसे क्षीण होता है वो बता दिया कि शिशिर ऋतु में सबसे पहले क्षीण होगा, देन आपका वसंत ऋतु में क्षीण होगा, देन आपका ग्रीष्म ऋतु में और ज़्यादा उसका क्षीण हो चुका होगा। यहाँ पर पूरी आगे अग्नि भी क्षीण हो जाएगी, आपका बल भी क्षीण हो जाएगा, और आपका जो होगा सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का स्नेह अंश की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को बढ़ाना है बल, तो अपन कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले अपनी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु,
वर्षा ऋतु में क्या होगा, हल्का सा बल बढ़ेगा, पृथ्वी में स्नेहांश की कमी जो वो वृद्धि भी आएगी और अग्नि भी प्रवर्धक होगी। फिर अपनी शरद ऋतु में थोड़ा सा और अग्नि भी बढ़ेगी और सब बढ़ेगी। और हेमंत ऋतु में सबसे ज़्यादा आपकी अग्नि भी रहेगी, पृथ्वी पे स्नेहांश भी रहेगा, मॉइस्चर भी रहेगा, सब चीज़ें आपको मिलेगी, वो आ गई आपकी हेमंत ऋतु में। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये चीज़ें मिल जाएगी। फिर अपने को यहाँ पर भी क्या याद करना है, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन और पौष। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि श्रवण के भाई, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, वर्षा में श्रवण के भाई भाद्रपद की शादी अश्विन के कार्तिकी, है ना, आप उसको कार्तिक को कार्तिकी कर लेना, क्योंकि लड़की से तो शादी हो नहीं सकती। श्रवण के भाई भाद्रपद की, अश्विन की बहन या लड़की जो कार्तिकी, उससे हुआ। और किस मास में हुआ, अगहन और पौष में। ठीक है, अगहन और पौष में उनकी कहीं ना कहीं जो शादी थी वो हुई। ठीक है, अब अपन चलते हैं विसर्ग काल के लक्षण में। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि धीरे धीरे सौम्य गुण की उत्पत्ति होगी, सूर्य का बल कम हो जाएगा, चंद्रमा का बल बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कीजिएगा, सूर्य का बल बढ़ेगा। ठीक है, सूर्य का बल जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, सबसे पहले वर्षा ऋतु में कम होगा, फिर किस में होगा, शरद ऋतु में, फिर हेमंत ऋतु में भी और कम हो जाएगा। ठीक है, किसका बल बढ़ेगा, तो यहाँ पर चंद्रमा का बल बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शीतल वायु चलेगी, बादल आच्छादित रहेंगे। और यहाँ पर रस के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। और ये चार्ट अपने को एज इट इज डिफरेंस बिटवीन आदान काल और विसर्ग काल में होना चाहिए कि इसमें 3 ऋतु होती है, शरद, शिशिर, वसंत, हेमंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा और हेमंत इसके अंदर रहती है, माल, फाल्गुन, चैत्र, साठ, ये उत्तरायण काल और दक्षिणायन काल। स्वभाव जो होता है इसका अग्नि होता है, इसका रुक्ष होता है। वायु जो होती है अतिरुक्ष, इसमें अरुक्ष रहती है। चंद्रमा का बल क्षीण रहता है, इसमें थोड़ा सा बढ़ने लगता है। स्नेहांश इसमें कम रहता है, इसमें बढ़ा हुआ रहता है विसर्ग काल में। रस जो होता है रुक्ष और तिक्त रहता है, इसमें अम्ल प्रधान रहता है। बल जो होता है हास होने लगता है, बल की वृद्धि होती है। सूर्य का बल परिपूर्ण होता है, यहाँ पर थोड़ा सा क्षीण होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेमंत ऋतु में, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको डिटेल मिलता है। कहीं ना कहीं आप शुरुआत ही इसी से करते हो, आप भले ही वो अष्टांग सूत्र स्थान हो या चरक हो या किसी में भी, सबसे पहले पूछी जाने वाली है पर डिटेल में जो आचार्यों ने वर्णन की है वो है हेमंत ऋतु के बारे में। तो हम आज जो है 3 जो है अपनी ऋतु खत्म करेंगे, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली 3 ऋतु का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हेमंत का अर्थ क्या होता है ये समझना जरूरी है। फर्स्ट ईयर वाले इस चीज़ को याद रख सकते हैं, एग्जाम में ना लिख के हैं क्योंकि अलग आचार्य, ये टीका वालों ने। अब जो पीजी वाले हैं या फिर अपने कौन से यूजी वाले, संस्कृत वाले हैं, तो वो सुन ले इस चीज़ को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिख के आओगे तो अच्छे एग्जाम में नंबर मिलेंगे। शीत के द्वारा पृथ्वी स्थित मांस जो मनुष्य है वो मर जाता है, मतलब इतनी ठंडी होती है कि व्यक्ति मरने लगता है। और इस कंजप्शन आपने देखा हो, इसका साइंटिफिक है, तो सबसे ज़्यादा ओल्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं शीत ऋतु में ही शांत होते हैं या फिर उनकी डेथ होती है, वो कहीं ना कहीं कारण पौराणिक कथाओं से हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण आप लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर वाले, कहीं ना कहीं आपको सूत्र स्थान में इनके लक्षणों का भी वर्णन मिलता है। अष्टांग सूत्र स्थान क्या है, यहाँ पर आप एक ठंड का सीजन, यदि अभी आप ठंड वाले सीजन में अभी है, मेरा वीडियो तब तक पहुँचे, अब गर्मी भी हो सकती है, वर्षा भी हो सकती है, ठंड भी हो सकती है, तो आप अपना आप में कंज्यूम करें ठंड वाला। तो यहाँ पर ठंड जैसी विंटर वेकेशन या विंटर वाला सीजन जो रहता है, वेकेशन में आपने देखा होगा कहीं आप घूमने गए हो पहाड़ियों में, तो वहाँ पर कैसी कंडीशन रहती है कि दिशाएं धूम के समान मलिन रहती है, मतलब आपको इतनी धूम, वो बोलते ना, इतनी धुंध रहती है कि आप सामने वाले को, इतनी वेपर्स रहती है कि आप सामने वाले को देख नहीं सकते हो थोड़ी देर में, तो इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर धूम वगैरह हो सकती है। सबसे पहले मेन लक्षण हो जाता है तुषार से दिशाएं और सूर्यमंडल अमलिन होता है, मतलब कि चारों ओर जो होगा कवर्ड एरिया रहेगा। उत्तर ये वायु का गमन होता है कि जो उत्तर से वायु जो होगा वो आपका आएगा, ठीक है। और जो वायु रहेगी वो शीत रहेगी, रुक्ष रहेगी और रोमहर्ष रहेगी। और यहाँ पर इंडिकेटेड रहेगा कि कौन से फूल, पीजी वाले ध्यान रहे कि लोद्र, प्रियंगु, पुनाग और ये जो होता है सुंदर फूल, ठीक है। अब यहाँ पर पीजी इंटरेस्ट वाले इस चीज़ को ध्यान दें कि इस लाइन को आप कवर कर लीजिए कि जो लोद्र है, प्रियंकु है और पुनाग और पल्लव वाले, और कुसुम और
ये वाली चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको फूल जो है खिले हुए मिलेंगे। और हाथी, अजा और मसी और घोड़ा जो है मद उत्पन्न होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको एक्साइटमेंट होने लगता है और बर्फ से नदियाँ ढक जाती है। और इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं पीजी में इस चीज़ का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लंबी रातें हो सकती है और जो उष्ण है, कूप का जल उष्ण रहता है, कहीं ना कहीं नदियाँ ठंडी हो जाती है। पर आपने एक चीज़ को ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किस ऋतु में जो है कूप का जल जो है उष्ण रहता है, तो आपकी हेमंत ऋतु। मछलियाँ और जल जो हैं जल के भीतर छिप जाते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को नोट करना है कि जो छिपे हुए प्राणी हैं उन्हीं का अपन को आहार में सेवन करना है। ठीक है, जो बिलाशयों में रहता है उनका सेवन करना है। शरीर पर क्या प्रभाव रहेगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा आपको भूख लगती होगी, वो लगती होगी हेमंत ऋतु में, ठंड के सीजन में, ठंड के टाइम पर। तो इन दैट पीरियड द our lacrimal duct और आई विल टीच यू द स्वेट ग्लैंड्स जो रहती हैं वो ऑलरेडी हमारे जो जितनी भी स्किन पे लेयर रहती है वो अपने आप को कवर कर लेती है। ठीक है, अपने आप को जो सोडियम पोटेशियम वाला पंप रहता है जिससे हमारा स्वेट जो है बाहर की ओर जाता है उसको ब्लॉक कर लेती है। ठीक है, तो ब्लॉक करने के कारण वो जो है हमारा जो प्रॉपर जो हमारी ये यहाँ पर आप समझ लीजिए ये स्किन है। ठीक है, तो स्किन के बीच में अब यहाँ पर स्टमक, मतलब पूरा इतना ट्रैवल करने के बाद स्टमक वाला एरिया मैंने बना दिया है कि स्टमक वाला एरिया है, यह पूरा इंटेस्टाइन इसके नीचे ऐसा वर्णित है। ठीक है, स्टमक वाला एरिया थोड़ी अच्छे से बना देता हूँ। ये अपन ने बात कर ली स्किन की और यहाँ पर अपन ने बात कर ली, ये हो चुका है अपना स्टमक और नीचे इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो जब अपनी स्किन, ठीक है, यहाँ पर आपका सोडियम पोटेशियम वाला पंप बंद हो चुका है, तो आपकी जो बाहर से आपका ठंड लग रहा है, ठीक है, तो आपकी जो हीट है वो हीट कहीं ना कहीं कहाँ पर जाने की इंडिकेट होगी, आपके स्टमक में। तो स्टमक में आपकी अग्नि की जो हो जाएगी वो वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पूरी हीट कहाँ पर आ रही है, आपकी आपके स्टमक में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जितना भी आप खाना खाओगे वो पच जाएगा थोड़ी देर में। इसलिए सबसे ज़्यादा कंजप्शन ऑफ फूड हमारा विंटर पीरियड में होता है, कहीं ना कहीं हेमंत ऋतु में होता है। तो वैसे ही आचार्यों ने पहले ही कहा है कि यह काल स्वभाव के कारण शीत रोमकूप जो है कि शीत अवरुद्ध, मतलब ब्लॉक कर लेते हैं अपने आप को, जठर अग्नि का जो अधिक वृद्धि हो जाती है, जो प्रदीप्त अग्नि स्वभाव आदि गुरु आहार को पचाने में समर्थ होती है। यदि आहार रूपी ईंधन कम लिया जाता है तो वह अग्नि के होते हैं प्रेरित होकर रस आदि धातुओं को, मतलब अपनी ही आप में जितनी भी अंदर के जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर अपने सेल्फ जो जितना भी उन्हें स्टोर करके रखा उस चीज़ को कंजर्व करने की कोशिश स्टार्ट कर देती है। आहार की बात करें तो इसमें किस तरीके से आहार लेना है, तो हेमंत ऋतु में रात्रि लंबी होती है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं कि ठंड की रातें जो होती है लॉन्ग होती है। तो उसमें क्या होता है, सुबह उठकर व्यक्ति को भूख लगने लगती है, तो सुबह उठकर उसको क्या करना है, फ्रेश होना है, शौचादि कर्म करने के बाद में आहार का ग्रहण करना है। कैसा आहार खाना है, जो रस, मधुर, अम्ल, लवण, जो तीनों रस के अकॉर्डिंग हो, आदान काल के अकॉर्डिंग हो। पर यहाँ पर पीजी इंटरेस्ट के अनुसार याद रखें कि चरक ने क्षार और तिक्त का प्रयोग यहाँ पर बताया है। किसका प्रयोग बताया, क्षार और तिक्त। पीजी इंटरेस्ट वाले यहाँ पर याद करें, इस चीज को नोट कर ले। ठीक है, गुड़ में स्निग्ध गुरु आहार का सेवन हुआ है और सेवनीय आहार में शाली चावल और शाली मीश जो है मांस का सेवन करें। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर अपने को कैटेगरी बनाना है। ठीक है, अब आप शुरू में स्टार्टिंग करोगे अपने क्वेश्चन के आंसर की, तो वहाँ पे आपको लिखना है लक्षण, लिखना है प्रभाव, फिर लिखना है आहार कैसा लेना है, आहार में सेवनी क्या है, फिर मांस वर्ग में बिलाशय जो कि बिल के अंदर रहने वाले, क्योंकि वो गर्म होते हैं, अनूप देश के जिसमें भुना हुआ मांस खाना चाहिए, इक्षु वर्ग का सेवन करना लिए, किसी को ये याद नहीं हो रहा है तो आप ये चीज़ लिख दे, इक्षु वर्ग और गुड़ का सेवन करना चाहिए, शर्करा का सेवन करना चाहिए, गोरज मतलब दुग्ध वगैरह का, मध्य का सेवन करना चाहिए, और जल में उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। पीजी एंट्रेंस का क्वेश्चन कि किस ऋतु में उष्ण जल का सेवन बताया हुआ है, तो वह है हेमंत ऋतु। विहार में कैसा विहार करना चाहिए, ऐसा विहार करना चाहिए जिससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं श्वेत की उत्पत्ति हो। उसमें वो व्यायाम भी हो सकता है या फिर वैवाह मतलब सेक्स एक्टिविटी, उद्वर्तन, अंजन, पादघात या फिर अभ्यंग, स्वेदन, कुश्ती और आतप सेवन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बताया जा सकता है कि आतप का मतलब धूप वगैरह का सेवन करो। ये विहार मतलब कि आपको एक्सटर्नल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी।
ठीक है। लेप में बात करूँ तो कुमकुम और कस्तूरी उष्ण पदार्थों को, तो लेप आप जरूर याद रखें, लेप का क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट में। तो कुमकुम कस्तूरी आप इस चीज़ों को नोट कर ले, क्योंकि वसंत ऋतु में जो लेप है उसमें कुमकुम कस्तूरी और उसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट आपको बढ़ाने हैं, तो इस चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं, कोई छोड़े ना। कुमकुम और कस्तूरी नोट कर ले, अष्टांग हृदय में नहीं मिलेगी। अष्टांग हृदय में आपको ऋतुचर्या वाले चैप्टर में ये नहीं मिलेगा, ये आप जब आप 12th और 13 चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको लेप का वर्णन मिलेगा और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि इस चीज़ किस चीज़ के लेप के बारे में वर्णन है, तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो अष्टांग हृदय वाले जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो इस चीज़ को नोट कर ले, मैं रेफरेंस जो है कमेंट में बता दूंगा कि कहाँ पर इन चीज़ों का वर्णन मिलता है। शायद 13 या 14 चैप्टर में इसका डिटेल वर्णन है कि कुमकुम कस्तूर और इनका लेप जो है ऋतु के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। ठीक है। तो उष्णपान स्नान में कैसा, अघ्रू का धूपन और जूते जो है वो सदैव धारण करना चाहिए क्योंकि ठंड का सीजन रहता है। वस्त्र कैसे पहनना है, जो है कि हिंदी लिख सकते हो, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र जिसमें रोम हो, ठीक है, ऊन जूट के, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगली चीज बात करो निवास स्थान, तो जलते हुए अंगारे में तपते हुए घरों में आपको रहना चाहिए, या फिर बिलाशयों में ऐसा घर जो कि पाताल घर, किस चीज का सेवन नहीं करना है। तो सबसे पहले जो हमने 6 रस अपोजिट टू माने हैं उन चीज़ों को बारे में लिख दो। ठीक है। सबसे ज़्यादा ठंड वाले सीजन में कम आहार नहीं खाना क्योंकि अग्नि बहुत ज़्यादा तेज रहती है। शीतल आहार नहीं खाना, कटुतिक्त कषाय नहीं खाना, और है ना जल से बनाया हुआ सत्तू का सेवन नहीं करना है। सुश्रुत ने दिवास्वप्न के लिए निषेध बोला हुआ है, पीजी एंट्रेंस का मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये कि किस ऋतु में, क्योंकि जनरली ग्रीष्म ऋतु में बोला हुआ है, पर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तो आहार करना चाहिए, अदर ऋतु में भी विहार में निषेध है, पर सुश्रुत ने इसको दिवासन को माना है। और तीव्र आयु से सेवन नहीं करना है, ये भी आपका क्वेश्चन मिलता है। शिशिर ऋतु में आपको अब इस चीजों को सेम टू सेम एज इट इज लिखना है हेमंत ऋतु का, पर यहाँ पर आपको सिर्फ काल चेंज करना है कि ये जो होता है ये उत्तरायण की काल की होती है, और इसमें ठीक है सूर्य से अग्नि का बल का थोड़ा सा क्षरण होने लगता है। तो आपके पॉइंट आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, बुक में टिक कर लीजिए, अष्टांग हृदय की बुक में आपको नहीं मिलेगा ये पॉइंट। सबसे पहले आपको लिखना है उसके बारे में डेफिनेशन, देन लक्षण, फिर ऋतु के बारे में लक्षण होने के बाद में शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं वो आपको लिखना है। फिर आपको उसके आहार में कौन से आहार का गुण का सेवन करना है, कौन से रस का सेवन करना है, सेवनीय आहार, फिर मांस वर्ग, गुड़ वर्ग है या फिर इक्षु वर्ग है, या कौन सा जल है, ये इनके के बारे में वर्णन, फिर विहार, फिर लेप, फिर स्नान, फिर वस्त्र, फिर निवास कैसा है, और फिर अपथ्य फिर अहितकर आहार विहार। जब इसके अंदर आओगे तो सेम एज इट इज आपको वर्णन कर देना है। ठीक है। पीजी एंट्रेंस वाले याद रखें, कंपन, शीत और हिमकुट ये आपके शिशिर ऋतु के पर्याय है। किसके पर्याय है? शिशिर ऋतु के। जो शशक आदि जंतुओं का विचरण और पुष्पादियों का सेवन हो ऋतु में क्या होता है, मेघ वायु और आदान काल होने से रुक्षता अधिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरायण काल का स्टार्टिंग, आदान काल का स्टार्ट इसलिए। और बाकी जितनी भी चर्या है उसमें ऋतुचर्या के बारे में ऊपर जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया वो एज इट इज आपको यहाँ पर याद करने हैं। ठीक है। उसके बाद कोई वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा अपनी। ठीक है। उसके बाद वसंत ऋतु में आप जो है कि पुष्प, समय, सुरभि, ऋतुराज, ये इसके पर्यायवाची है। पीजी इंटरेस्ट वाले चीज को नोट कर लें कि पुष्प, समय, सुरभि और ऋतुराज इसके बारे में वर्णन है। फिर बात करता हूँ मैं कि इसके ऋतु के लक्षण। तो वसंत ऋतु में आपने बताया होगा कि देखा होगा कि इसमें अपन पूजा करते हैं। इसमें मैं आपको एक इंडिकेटिंग कर देता हूँ कि नए पत्ते, जो पुराने पत्ते वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये वाला पीरियड वह रहता है जिसके अंदर सरस्वती माता के अपन पूजा करते हैं। वसंत पंचमी जो आती है वो वाला सीजन रहता है ये वाला। तो कहीं ना कहीं रहेगा कि उत्तरायण काल है तो वायु की बहती हुई रहेगी, सूर्य की किरणें लाल रहेगी, सूर्य का बल अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा क्योंकि ये शिशिर ऋतु के बाद वसंत ऋतु है। फिर यहाँ पर पत्ते और नई छाल आती है। ठीक है। अशोक और आम्र और पुष्प लगने लगते हैं, कोयल भ्रमर आलेप करने लगते हैं, मतलब गुनगुनाने लगते हैं, और दिशाएं निर्मल रहती है। वसंत ऋतु में थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, माता सरस्वती का आशीर्वाद रहता है। अब बात करते हैं अष्टांग शूद्रस्थान ने क्या बोला है कि इस ऋतु में जो आपके ठंड में, ठीक है, कफ वाला पीरियड भी यही था। ठीक है। याद रखना वसंत ऋतु मतलब मार्च वाला सीजन।
ठीक है। इस ऋतु में अपन कफ पिघला हुआ रहता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, संशोधन कर्म। यदि कोई पूछे किस ऋतु में संशोधन कर्म सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वह वसंत और शरद ऋतु में कहीं ना कहीं ज़्यादा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इसमें जो ग्रीष्म ऋतु और हेमंत ऋतु और जो शिशिर ऋतु है उसमें संचित कफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ठंड में हमारा कफ जो होगा वो पिघला हुआ नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं जो है कि थोड़ा सा ठीक होके कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर रहेगा, पर वो संचित होकर रहता है। पर वसंत ऋतु में जब सूर्य की किरणें धीरे से बढ़ने लगती है तो वो क्या हो जाता है, पिघल कर जो है पाचन अग्नि को मंद कर देता है, कहीं क्या कर देता है, अपनी जो स्टमक है उसको कहीं ना कहीं वीक कर देगा। अब आपने देखा है कि पूरी बॉडी में, पर अपन बात कर लेते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बात लंग्स की। ये आयुर्वेद है, ठीक है, ये मॉडर्न नहीं है कि लंग्स कहाँ से कहाँ क्या आएगा, ठीक है। और ये पूरी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर स्टमक है, तो यहाँ पर पूरी बॉडी से ये स्वेट जो है, वो जो अपना कफ जो चिपका हुआ था कहीं ना कहीं लगा हुआ था बॉडी से, वो बढ़कर कहाँ आने लगता है, कहीं ना कहीं स्टमक की ओर, या पूरी इंटेस्टाइन उसको क्या करने लगती है, कंज्यूम करने लगती है। तो जब इसको कंज्यूम कर लेती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है लिक्विड है, और ऑलरेडी लिक्विड और बढ़ता जा रहा है, वो भी थिक वाला, तो ऊपर से जो खाना खाएंगे वो कहीं ना कहीं पचेगा नहीं, तो कहाँ होगी, मंदाग्नि होगी, और उसके कारण कहीं ना कहीं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्याधियाँ होगी। तो सबसे पहले जैसे दोष वगैरह अपने को खांसी वगैरह दिखने लग जाए कि मार्च में इस व्यक्ति को ज़्यादातर खांसी वगैरह हो रही थी और उसका आप कब पिघलने लग गया, मतलब कि कोविड जैसी कंडीशन जो होती है वो उस चीज़ में होने लगती है, तो अपने को क्या करना चाहिए, वमन विरेचन पंचकर्म कराना चाहिए, ठीक है। आहार में तीक्ष्ण कटु कषाय का सेवन, वृक्ष वगैरह का आहार वगैरह का सेवन करना है उसमें। फिर यहाँ पर अपने को वर्गों के वर्णन है, तो जितने वर्ग आपको याद हो जाए, सबसे पहले अपने को याद करना है वो है मांस वर्ग की, प्रदूत विसर्ज, कैसे भी जानवर जो कि क्या होता है, थोड़ा सा क्या होगा, वृक्ष नहीं, थोड़ा सा स्निग्ध आहार विहार वाले हो, शमीधान्य हो, शुग धान्य, शमीधान्य वगैरह में दाल वगैरह जितनी भी आपकी दाल है वो आएगी, ठीक है। और शाक धान्य में जो आपकी जितनी भी सब्जियां हैं वो लिख सकते हैं, नींबू के पत्र, बैंगन, करेले का शाक। मध्य में दारू है, जिसमें मध्यारिष्ट, और ये ऐसी दारू है जो मेडिकेटेड दारू है, जिसको अपन अरिष्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इक्षु में मधु और शोद्र का हितकर विहार में, जो कफ को शीघ्र ही उपाय निकाले, मतलब कि हितकर विहार में आपको क्या करना है, हितकर विहार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करना है, अभ्यंग नहीं करना है, क्योंकि अभ्यंग से क्या होगा, कफ की उत्पत्ति होगी। व्यायाम करना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है, रात्रि जागरण कर सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं कफ दोष को निकाल सकें, ठीक है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में चीज का मंडल मिलता है, तीक्ष्णे वमने नश्यम लघु रुक्षे भोजने व्यायाम उदावर्तनम जित्वान श्लेष्म उल्बणम स्नानो अनुलिपन कर्पूर चंदनम कुंजे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर कि तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण नस्य और निरुह बस्ती का प्रयोग किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया। पीजी एंट्रेंस का क्वेश्चन कि वसंत ऋतु में किस बस्ती का वर्णन मिलता है, तो निरुह बस्ती का। तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण नस्य अष्टांग हृदय ने बताया है। आघात और धूम्रपान और कवल ग्रह का वर्णन यहाँ पर मिलता है। व्यायाम करना है आपको। और उसके बाद लेप में आपको मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कर्पूर और कुमकुम या कस्तूरी जो है अपने को ऊपर मिली थी, सिर्फ अपने को चंदन और अगरू का बढ़ा देना है कि वसंत ऋतु में चंदन और अगरू और कुमकुम और केसर वहीं से आप उसको लेके आ जाना, ठीक है। अगला आता है अहितकर आहार विहार, तो उसमें आपको सेवन करना है अम्ल और मधुर लवण का सेवन नहीं करना है, और स्निग्ध और गुरु आहार का सेवन नहीं करना है। दिवा स्वप्न का भी निषेध यहाँ पर बनना है। और इसी के साथ अपने सारे पॉइंट एंड हो चुके हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने को कितने पॉइंट कवर करना है। सबसे पहले अपने को कवर करना है डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन कवर करना है, देन कवर करना है उसके लक्षण, ऋतु के क्या लक्षण है, फिर शरीर पर क्या प्रभाव हो रहे हैं कि कफ बन रहा है, रोमकूप पे हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आहार विहार, गुण, सेवनी, मास वर्ग है, इक्षु वर्ग है, कौन सा वर्ग है, जल वर्ग में कौन सा वर्ग है, फिर विहार कैसे करना है कि रहना कैसा है, व्यायाम वगैरह करना है कि नहीं करना है। लेपन मैंने आपको बता चुका है, दोनों में सिर्फ इसके बाद वाले में चंदन और अगरू जोड़ना है, वसंत में, शिशिर में तो सेम है ही है। फिर स्नान के बारे में वर्णित है, वस्त्र वगैरह का धारण है, निवास विधि कैसे रखना है, और यहाँ पर शीत आहार विहार का सेवन करना है, ठीक है। तो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर ऋतु के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।